अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास सेक्शन है 4.6 स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। इससे पहले हमने 5 सेक्शंस इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और उन तमाम लेक्चर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट थे इस चैप्टर के वो सारे मैंने वहाँ पे बड़ा डिटेल के अंदर उनको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो सेक्शन 4.6 है, इसके अंदर हमने बुनियादी तौर पे ये 6 रिलेशंस देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 6 रिलेशंस हैं, ये हमने यहाँ पे देखने हैं। इनको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको भी हम यहाँ पे इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, तमाम एग्जांपल्स को। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो अप्रोच देखनी है कि क्या हमारे पास अप्रोच होगी, क्या हमारे पास स्टेप्स होंगे इस तरह की कैलकुलेशंस करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो हमने स्टार्ट के अंदर वो 6 कैलकुलेशंस देखी हैं, यहाँ पे हमने उनको 1 बाय 1 सैम्पल प्रॉब्लम्स की फॉर्म में डिस्कस करना है। ठीक है जी, मोल मोल कन्वर्जन जो है इसको हमने सैम्पल प्रॉब्लम के तौर पे देखना है। इसी तरह से बाकी हमारे पास जितनी भी कन्वर्जन्स हैं इन तमाम को हमने सैम्पल प्रॉब्लम्स के तौर पे यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इस लेक्चर के अंदर कुछ क्विक चेक्स भी होंगे। यहाँ पे हमारे पास क्विक चेक 4.8 है, इसको हमने सॉल्व करना होगा। उसके बाद हमारे पास क्विक चेक 4.7 है। उसके बाद हमारे पास क्विक चेक 4.6 है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्विक चेक 4.5 है। इनको हमने यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करना है। बल्कि हमारे ये जो क्विक चेक्स हैं ये काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएंगे इस लेक्चर के अंदर, इसी एक सेक्शन के अंदर। तो हम ये करेंगे कि हमारे पास हमारा ये जो पूरा टॉपिक है, पूरा सेक्शन है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। हमारे जो क्विक चेक्स हैं इनको हम इस लेक्चर के एंड के ऊपर अलग फाइल के ऊपर जो है सॉल्व कर लेंगे वहाँ पे। बल्कि मेरे पास ये पहले से सॉल्व्ड है। इन तमाम क्विक चेक्स को मैं आपको वहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं जिसको हम यहाँ से। The following types of relationship can be studied with the help of a balanced chemical equation involving quantities of reactants and products। अब जो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसकी हेल्प से हम इन रिलेशंस को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, मोल मोल रिलेशनशिप, मैस मैस, वॉल्यूम वॉल्यूम, मोल मैस, मोल वॉल्यूम और मैस वॉल्यूम। इनका मतलब ये है कि आपको एक सब्सटेंस के मोल गिवन होंगे, आपने दूसरी के मोल्स फाइंड करने होंगे। एक सब्सटेंस का आपको मैस गिवन होगा, आपने दूसरी का मैस फाइंड करना होगा। आपको एक सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन होगा, आपने दूसरी का वॉल्यूम फाइंड करना होगा। एक के आपको मोल्स गिवन होंगे, आपने एक के मोल्स की हेल्प से दूसरी किसी क्वांटिटी का मैस फाइंड करना होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। उसके बाद एक के आपको मोल्स गिवन होंगे, इसके मोल्स की हेल्प से आपने किसी और क्वांटिटी का वॉल्यूम फाइंड करना होगा। आपको इन तमाम रिलेशनशिप्स के लिए जो हमने यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम्स करने हैं वहाँ पे हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस दी जाएंगी, उनकी हेल्प से हमें ये सारी कैलकुलेशंस करनी है। उसके बाद हमें एक क्वांटिटी का या फिर एक सब्सटेंस का मैस गिवन होगा और हमने उसका फिर वॉल्यूम निकालना होगा दूसरी किसी सब्सटेंस का। ठीक है, तो ये इनका आपस में रिलेशन है या फिर इन रिलेशंस का ये मतलब है। यानी कि एक सब्सटेंस जो उसके बारे में आपको कुछ गिवन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये छठा रिलेशन ही ले लें, यहाँ पे है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब यहाँ पे ये होगा कि आपको किसी एक सब्सटेंस का मैस गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इसी केमिकल इक्वेशन के अंदर किसी दूसरी सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड करके दिखाएं। ठीक है, तो ये मतलब होगा। और यहाँ पे आपको इन तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस गिवन होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जी, टू अंडरस्टैंड दीज रिलेशनशिप्स वी नीड टू इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन हिडन इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच इज़ यूज टू मेक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब देखें, जो आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं इनको करने के लिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर मौजूद होती है, उस इन्फॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में नीचे लिखी हुई है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है इसके अंदर जो है वो एक नाइट्रोजन गैस है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। ये दोनों आपस में मिलती हैं और यहाँ पे हमारे पास NH3 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसका जो मतलब है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन डिफरेंट वेज। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NH3। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो नाइट्रोजन है उसका यहाँ पे सिर्फ 1 मोल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे N के साथ कुछ नहीं है, इसका 1 मोल है। और जो हाइड्रोजन है इसके यहाँ पे 3 मोल्स हैं। और कितनी यहाँ पे अमोनिया बन रही है, 2 मोल अमोनिया यहाँ पे बन रही है। तो वही बात है कि 1 mole of N2 reacts with 3 moles of H2 to form 2 moles of NH3। ठीक है, तो यही बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद आगे वो
पार्ट 2 आपको बता रहे हैं, यहाँ पे है जी 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। अब ये भी बात ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो यहाँ पे बिल्कुल वही बात है। यहाँ पे अगर आप देखें तो N2 का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, H2 के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और NH3 के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास तीसरा पॉइंट है 22.4 dm³ ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 67.2 dm³ ऑफ H2 टू फॉर्म 44.8 dm³ ऑफ NH3। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो N2 है इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर इसका यहाँ पे सिर्फ 1 मोल है, ठीक है। H2 जो है उसके 3 मोल्स हैं और जो NH3 है उसके 2 मोल्स बनते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी जो गैस है उसका जो 1 मोल है उसका वॉल्यूम होता है 22.4 dm³, ठीक है जी। 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो होता है 22.4 dm³ और जो 2 मोल्स हैं उनका वॉल्यूम फिर इससे डबल हो जाएगा 44.8 dm³, ठीक है जी। और जो 3 मोल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो फिर इससे ट्रिपल हो जाएगा। 22.4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 67.2 dm³ आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल वही बात है, जो बातें हमने पहले की थी वो हमने यहाँ पे सेम वही बातें ऊपर नीचे हमने की हैं। ऊपर हमने क्या कहा था, ऊपर हमने मोल्स का जिक्र किया था, नीचे हमने उसके बाद मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया है और फिर वही रिलेशन इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हमने जो है वो वॉल्यूम बता दिया है, ठीक है जी। वॉल्यूम हमने कैसे बताया, यहाँ पे हमने 1 मोल का वॉल्यूम बताया क्योंकि N2 का 1 मोल है ना, हम जानते हैं कि 1 मोल का ये वॉल्यूम होता है। उसके बाद H2 के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं यहाँ पे, तो हम जानते हैं 3 मोल्स का जो वॉल्यूम है वो इतना होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो NH3 के कितने मोल्स हैं, 2 मोल है, हम जानते हैं 2 मोल का जो वॉल्यूम है वो इतना बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट तरीकों से आप इस इक्वेशन को जाहिर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिलेशन बताया कि एक मॉलिक्यूल अगर N2 का होगा, 3 मॉलिक्यूल अगर होंगे H2 के, तो आपके पास जो NH3 है उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। अगर आप मॉलिक्यूल्स की बजाय मोल्स ले लें तो फिर भी वही काम है, रिलेशन क्योंकि वही है ना, रिलेशन सेम है, तो आप चाहे मोल ले लें चाहे मॉलिक्यूल ले लें। तो 1 मोल अगर होगा N2 का, 3 मोल अगर होंगे H2 के, तो आपके पास जो NH3 है इसके 2 मोल बन जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास तीसरा पॉइंट बी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉइंट 4, इसके अंदर है जी 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ H2 टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ NH3। अब देखिए अगेन यहाँ पे वही रिलेशन है, ठीक है। तो आपके पास जो 1 मोल है N2 का, इसका क्या मैस है, जो N2 का 1 मोल है उसका ये मैस है 28 ग्राम, ये इसका आपने मोलर मैस लिख दिया। एक जो N आपके पास एटम है इसका एटॉमिक मैस होता है 14, तो यहाँ पे क्योंकि N के 2 एटम्स हैं तो जो इसका एटॉमिक मैस है वो 28 हो जाएगा, इसका मोलर मैस 28 ग्राम हो जाएगा, ठीक है जी। तो मोलर मैस जो है इसका जो मैस होता है इसको आपने ग्राम में जाहिर करना होता है, तो ये इसका मोलर मैस है, 1 मोल का ये मैस है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके 1 मोल का मैस जो है वो 2 होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मैस 1 है, 2 एटम्स का जो मैस है यानी कि मॉलिक्यूल का जो मैस है एक का वो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो 3 है। तो 3 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 ग्राम आएगा मैस H2 का, ठीक है जी। आपने देखें जो रेशो शुरू में इस्तेमाल की थी, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको रेशो गिवन है, आप वही रेशो ले रहे हैं। आपने मोल्स लिए तो आपने मोल्स उसी रेशो के अंदर लिए, आपने मॉलिक्यूल लिए तो वो भी आपने उसी रेशो के अंदर लिए अपनी इक्वेशन को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद आपने जब वॉल्यूम लिया तो वो भी आपने उसी रेशो को देखा, ठीक है। और अब जब आप यहाँ पे मैस ले रहे हैं तो वो भी आप उसी रेशो को देख के ले रहे हैं। और उसके बाद आपके पास जो NH3 है इसके 2 मोल्स हैं, तो यहाँ पे जो NH3 है उसके 2 मोल्स का यहाँ पे मैस लिखा हुआ है। 1 मोल का जो मैस है वो 17 है, N का जो मैस है वो 14 है और H के यहाँ पे कितने एटम्स है, 3 है, तो इनका मैस हो जाएगा 3, तीनों का मिला के 3, तो टोटल जब वो 17 मैस आएगा NH3 का। लेकिन NH3 के यहाँ पे मोल्स हैं 2, तो आपने फिर 17 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 34 ग्राम जो है वो मोलर मैस इसका। तो यहाँ पे हम सिंपली ये कह सकते हैं कि N2 के अगर 28 ग्राम हो, H2 के 6 ग्राम हो, तो उसके बाद जो NH3 है इसके आपके पास 34 ग्राम बनते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कीप इन माइंड, इसको हम देखते हैं। द फॉलोइंग अजम्पशंस मस्ट बी मेड व्हाइल परफॉर्मिंग स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब नीचे जो अजम्पशंस लिखी हुई हैं ये आपके पास पहले होनी चाहिए, यानी कि ये जो नीचे बातें लिखी हुई हैं ये पहले पूरी होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप आगे ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, यानी कि जो आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसकी जिस साइड के ऊपर जो रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करने चाहिए और वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाने चाहिए। उसके बाद दूसरा आपके पास पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस आर ओबेड। अब देखें ये जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है और जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस है इसको हमने इस चैप्टर के पहले लेक्चर के अंदर बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का मतलब ये कि जो मैस है वो ना ख़त्म होता है ना वो पैदा हो सकता है, मैस कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ये कहता था कि आपके पास जो कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड, आप उस कंपाउंड का कोई भी सैंपल ले लें तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो फिक्स रेशो के अंदर आपको हर जगह से मिलेंगे, ठीक है। आप उस कंपाउंड का कोई भी सैंपल ले लें।
तो ये जो दोनों लॉज हैं ये ओबे होने चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वो तीसरा पॉइंट है, नो साइड रिएक्शन अकर्स। साइड रिएक्शन का मतलब ये है कि एक तो आपके पास आपका मेन रिएक्शन है ना, जिसके अंदर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो रहे हैं, इसके साथ साइड के ऊपर फिर कोई और रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 अजम्पशंस जो हैं ये पहले पूरी होनी चाहिए, तो उसके बाद ये आप स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास अप्रोच टू डू स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, कौन सा तरीक़ाकार है जो कि आपने इख्तियार करना है इन कैलकुलेशंस को करने के लिए। तो आपके पास यहाँ पे पहला स्टेप है मैस ऑफ नॉन सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ ए नॉन गैस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सोल्यूशन। ये चीज़ें आपको कभी हो सकता है गिवन हो, ठीक है। तो ये इसलिए उन्होंने पहले लिखा है, ये चीज़ें आपको हो सकता है गिवन हो। और उसके बाद आगे क्या आपने फिर करना है, अगर चीज़ें आपको गिवन हो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। देखें यहाँ पे तो सिर्फ हम देख रहे हैं ना कि ये चीज़ें हैं कि स्टेप्स हैं कौन कौन से, इनको प्रैक्टिकली फिर हम अप्लाई करेंगे आगे जो हमारे सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर। तो आप यहाँ पे इनको क्विकली देखते जाएँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द मैस ऑफ नॉन सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ ए नॉन गैस। अगर आपको किसी नॉन गैस का वॉल्यूम पता हो या फिर उसका मैस पता हो किसी नॉन सॉलिड का, तो उसकी हेल्प से फिर आप उसके मोल्स निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालते हैं अपने प्रॉब्लम्स के अंदर हम ये पहले देख चुके हैं और यहाँ पे भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सोल्यूशन यूजिंग द रेलिवेंट फार्मूला, या फिर आपके पास अगर मोलर कंसंट्रेशन हो तो उसकी हेल्प से भी आप मोल्स की तादाद निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहले आपको कुछ डेटा गिवन होगा, उसके बाद आपने मोल्स की तादाद निकालनी है। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रेशो ऑफ द नोन एंड द अननोन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें से आपने अननोन रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है आपके पास और जो नॉन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके दरमियान आपने जो है वो रेशो निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें रेशो कैसे निकलती है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे जो n है उसके कितने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, 1 है। और जो आपके पास H है इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो आपस में रेशो है N और H की वो 1:3 है, ठीक है। यानी कि N का 1 मॉलिक्यूल होता है तो H के फिर यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट है फिर उसके कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर उसके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये रेशो है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें अलग-अलग बल्कि हम रेशोज़ को लिखेंगे। अगर आप n के रेशो निकालना चाहें NH3 के साथ तो n का 1 मॉलिक्यूल है, NH3 के यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स, तो 1 और 2 के रेशो है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। और उसके बाद H के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं और जो आपके पास NH3 है इसके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3-2 की रेशो है इन दोनों की, ठीक है। तो इस तरह से हम रेशोज़ भी निकालेंगे। उसके बाद देखते हैं कि अगला स्टेप कौन सा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द अननोन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूजिंग द रेलिवेंट फार्मूला। उसके बाद आपके पास जो अननोन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसके आपने मोल्स की तादाद निकालनी है, जो भी आपके पास रेलिवेंट फार्मूला उसको इस्तेमाल करते हुए। कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द अननोन टू मैस वॉल्यूम और कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। जो भी आपसे सवाल के अंदर पूछा हुआ है कि आप मैस बताएं, वॉल्यूम बताएं या कंसंट्रेशन बताएं किसी भी चीज़ की, आपने देखें यहाँ पे जो सीधी सी बात है वो आपको मैं बड़ा सिंपल तरीके से ये बता दूं। आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन के अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने आपको पहले से बता दी होंगी, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, या तो वो रिएक्टेंट होगी या तो वो प्रोडक्ट होगी। आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका मैस बताएं, वॉल्यूम बताएं, या फिर आप इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बताएं, या फिर आप इसके मोल्स की तादाद बताएं। तो सबसे पहले आपने उसके मोल्स की तादाद मालूम कर लेनी है, ठीक है। जो भी आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, आपने उसके सबसे पहले मोल्स की तादाद फाइंड करनी है। फिर उस मोल्स की तादाद की हेल्प से आप उसका मैस भी निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, उसकी आप फिर कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब ये करना कैसे है, इन तमाम सैम्पल प्रॉब्लम्स के अंदर हमने यही काम करना है, यही चीज़ देखनी है। हमारे पास यहाँ पे हमारा पहला सैम्पल प्रॉब्लम है। सैम्पल प्रॉब्लम है जी हमारे पास 4.11। इसके अंदर हमारे पास है जी मोल कन्वर्जन, यानी कि हमें मोल गिवन होंगे एक चीज़ के और जो दूसरी चीज़ है उसके भी हमने फिर मोल ही कैलकुलेट करने होंगे। When 3.3 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब यहाँ पे वही इक्वेशन है जो हमने पहले देखी है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है यहाँ पे बज़ाहिर तो इसका 1 मोल है, लेकिन उन्होंने हमें जो दिए हैं वो इसके 3.3 मोल है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे इनके रेशो है आपस में वो रेशो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के मोल है हमारे पास 3.3। हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल जो हैं वो कंज्यूम होंगे, कितने मोल इस्तेमाल होंगे हाइड्रोजन के। दी इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज दिस वन, ये इक्वेशन है। तो इनके रेशो हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो उन्होंने हमें दिए हैं वो 3.3 हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये हमने फाइंड करने हैं। 1 मोल ऑफ N2 नीड्स H2 टू प्रोड्यूस NH3, यानी कि NH3 प्रोड्यूस करने के लिए जो 1 मोल है N2 का उसको H2 के कितने मोल चाहिए, ठीक है। अगर आप इक्वेशन से देखें तो जो 1 मोल है नाइट्रोजन का उसको हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आगे हमने ये लिख दिया है 3, ठीक है। जो 1 मोल है नाइट्रोजन को उसको चाहिए 3 मोल, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के 1 मोल को 3 मोल चाहिए तो जो 3.3 मोल होंगे नाइट्रोजन के उनको फिर कितने मोल चाहिए होंगे हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.3 के साथ, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए हमें गिवन कितने मोल से
नाइट्रोजन के 3.3 थे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 3.3 आना है, 3.6 नहीं आना, यहाँ पे 3.3 आएगा, ठीक है, जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ। देखें बड़ा सिंपल सा यहाँ पे उन्होंने काम किया है। 1 मोल जो है N2 का, उसको H2 कितनी चाहिए, उसको H2 चाहिए 3 मोल। अगर आपके पास 3.3 मोल हो N2 के, तो फिर उसको H2 कितनी चाहिए होगी, उसको H2 चाहिए होगी 3 के साथ मल्टीप्लाई आप करवा देंगे इसको, ठीक है जी, 3.3 को ऐसे 3 के साथ 3.3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9.9 मोल आपको हाइड्रोजन चाहिए 3.3 मोल नाइट्रोजन के साथ, ताकि आपके पास जो है वो अमोनिया बन जाए, ठीक है जी। तो ये आपके पास आपका पहला सिंपल प्रॉब्लम हो गया। अच्छा देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मोल मोल कन्वर्जन की है। कैसे की है, हमें एक सब्सटेंस के मोल गिवन थे, उसके बाद हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन थी, हमने इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से दूसरी सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट करने थे, ठीक है जी। हमें नाइट्रोजन के मोल्स गिवन थे, हमने हाइड्रोजन के मोल्स कैलकुलेट किए हैं। कैसे कैलकुलेट किए हैं, हमने इस रेशो को इस्तेमाल किया कि इनके आपस में रेशो क्या है, नाइट्रोजन के 1 मोल को हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए, हमने इस रेशो को इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारे पास क्विक चेक है, इसको फिर इंशाल्लाह हम एंड के ऊपर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये सैम्पल प्रॉब्लम 4.12 मैस मैस कन्वर्जन, यानी कि एक चीज़ का मैस गिवन होगा, फिर आपने उस मैस की हेल्प से दूसरी किसी चीज़ का भी मैस ही फाइंड करना है। अच्छा यहाँ पे आप देखें, कैलकुलेट द मैस ऑफ एल्यूमिनियम नीडेड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 32 ग्राम ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन बिलो। नीचे हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के मुताबिक आपने अब ये बताना है कि जो एल्यूमिनियम है उसका कितना मैस आपको चाहिए कि आयरन 3 ऑक्साइड जो आपके पास ये है Fe2O3 इसके साथ वो रिएक्ट करे, ठीक है। आपको यहाँ पे इसका मैस गिवन है Fe2O3 का, वो ये है, ठीक है जी, 32 ग्राम ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है, 32 ग्राम इसके आपके पास मौजूद हैं। आपने अब इसके ग्राम बताने हैं, कितने ग्राम आपने अब इसके यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो तब ये इसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे भी अगेन हम रेशो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले हमने अब इसके मोल फाइंड करने हैं Fe2O3 के, हमें इसका मैस गिवन है, यहाँ पे इसकी गिवन मैस की हेल्प से हम इसका मोलर मैस निकाल सकते हैं, बल्कि इसके जो मोल्स हैं वो हम निकाल सकते हैं। मोलर मैस हमने अब इसका निकालना है। मोलर मैस अब ये हमारे पास आगे भी कैसे आ गई, इस तरह से आया है कि आपके पास जो Fe है इसका जो एटॉमिक मैस है वो आपने 2 दफ़ा यहाँ पे लिखना है, क्योंकि इसके 2 यहाँ पे एटम्स हैं, और जो ऑक्सीजन है इसका आपने एटॉमिक मैस यहाँ पे 3 दफ़ा लिखना है, क्योंकि इसके यहाँ पे 3 एटम्स हैं। तो आप इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये जवाब आएगा, मोलर मैस आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं Fe2O3 के, वो इस तरह से इसके आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे कि जो आपके पास गिवन मैस है वो डिवाइडेड बाई इसका मोलर मैस। गिवन मैस आपको क्या है, इसका स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है 32 ग्राम, और इसका जो मोलर मैस ये हमने कैलकुलेट कर लिया है 159.6 ग्राम, दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास जवाब आएगा 0.02 मोल। अच्छा जी, फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन, जो आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है उसको अगर आप देखें तो आपके पास जो 1 मोल है Fe2O3 का, उसको एल्यूमिनियम के कितने मोल चाहिए, उसको 2 मोल चाहिए, ठीक है जी। तो अगर 0.02 मोल हो इसके, तो उसको फिर एल्यूमिनियम के कितने मोल चाहिए होंगे, ये फिर हमें अब देखना पड़ेगा, ठीक है जी। From the balanced equation, 1 mole of Fe2O3 reacts with 2 moles of aluminium. Therefore, number of moles of aluminium that reacts with 0.02 mole of Fe2O3 is equal to 2 into 0.02, यानी कि जो भी मोल होते हैं आपके पास Fe2O3 के, उसकी निस्बत एल्यूमिनियम के मोल्स डबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोल्स आपने निकाले हैं Fe2O3 के, यानी कि ये वाले मोल्स, तो जो एल्यूमिनियम के मोल्स होंगे वो इसकी निस्बत डबल होंगे, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आपके पास ये जो अब मोल्स आए हैं 0.04 मोल, ये मोल आपके पास आए हैं एल्यूमिनियम के मोल, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर आप 32 ग्राम इस्तेमाल करें आयरन 3 ऑक्साइड, तो उसके बाद जो आपके पास एल्यूमिनियम है ये वाली, इसके मोल्स आपके पास आ गए हैं, ठीक है जी। मोल आपके पास इसके आगे 0.04 मोल ये इस्तेमाल होगी। अब इन मोल्स की हेल्प से आपने अब इसका मैस बताना है, ठीक है। तो इसका मोलर मैस आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और इसके जो मोल्स हैं उनकी तादाद को आप मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो टोटल इसका मैस आ जाएगा। मैस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू N इंटू कैपिटल M। N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो कि 0.04 हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के 0.04 मोल्स हैं, और जो मोलर मैस है एल्यूमिनियम के, यानी कि इसका जो एटॉमिक मैस है ग्राम के अंदर वो है 27, ठीक है जी। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास जो वो ग्राम निकल आएंगे या फिर मैस निकल आएगा एल्यूमिनियम का, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने मैस जो कन्वर्जन है वो कर दी। यहाँ पे हमें एक चीज़ का मैस गिवन था, हमने यहाँ पे दूसरी चीज़ का जो मैस है वो बताना था। यहाँ पे हमें मैस गिवन था आयरन 3 ऑक्साइड का, और हमने मैस फाइंड करना था एल्यूमिनियम का। तो हो गया हमारा काम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्विक चेक है, इसको भी इंशाल्लाह हम एंड के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम 4.13
वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन है इसके अंदर हमें एक चीज़ का वॉल्यूम गिवन होगा, उस वॉल्यूम की हेल्प से हमने दूसरी चीज़ का जो वॉल्यूम है वो निकालना होगा। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, यहाँ पे हमने अमोनिया का वॉल्यूम बताना है। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 dm³ ऑफ हाइड्रोजन विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर आप 100 dm³ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा रहे हैं एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन के साथ, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो एक्सेस है, ज़्यादा मिकदार के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। यहाँ पे बेसिकली आपने दो चीज़ों का रिलेशन दिखाना है कि आपने ये देखना है कि जो 100 dm³ हाइड्रोजन है वो आपको कितने dm³ अमोनिया दे सकती है। ठीक है जी, वॉल्यूम जो है अमोनिया का वो आपने dm³ के अंदर जाहिर करना है, तो आपने ये काम करना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास ये मौजूद है, ये वही इक्वेशन है जो हम पहले देख चुके हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो आपको गिवन है वो ये है 100 dm³, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया ये आपने फाइंड करना है 67.2 dm³ ऑफ H2 प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास जो अमोनिया है वो किस तरह से बन रही है। अमोनिया क्या आ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल, जब हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप इसको मोल के फॉर्म में देखें तो जब हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया के कितने मोल बनते हैं, 2 मोल। ठीक है, यही चीज़ अब यहाँ पे आगे लिखी हुई है कि जब हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया के कितने मोल बनते हैं, 2 मोल। और ये दोनों हैं गैसेस, अगर आप देखें तो दोनों के नीचे जो है वो G लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ बल्कि तीनों के नीचे, इधर सब के नीचे G लिखा हुआ है, ये तीनों गैसेस हैं। अब देखें अगर आपके पास हाइड्रोजन के हैं 3 मोल और जो आपके पास अमोनिया है उसके यहाँ पे बन रहे हैं 2 मोल, तो जो 1 मोल है किसी भी गैस का, चाहे वो अमोनिया हो चाहे वो हाइड्रोजन हो STP के ऊपर, इनके जो मोलर वॉल्यूम्स हैं वो सेम है, हम जानते हैं उसकी वैल्यू होती है 22.4। ये हम अपने पिछले एक लेक्चर के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो 22.4 है और 1 मोल अमोनिया का जो वॉल्यूम है वो भी 22.4 है, तो आप अब यहाँ पे जो 3 मोल है हाइड्रोजन के उसका वॉल्यूम भी लिख सकते हैं और जो 2 मोल हैं इसके अमोनिया के उसका भी आप वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो 3 मोल है क्योंकि हाइड्रोजन के, तो उसके फिर यहाँ पे इतने dm³ उसका वॉल्यूम बनता है। ठीक है जी, 67.2 dm³। ये आया कैसे है, 22.4 जो है 1 मोल का मैस, 1 मोल का वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये आ गया 67.2। अब यहाँ पे कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो 2 मोल का वॉल्यूम है, 22.4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। ठीक है जी, यानी कि आपके पास जो 67.2 dm³ है हाइड्रोजन का वो कितनी अमोनिया प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस अमोनिया 44.8 dm³ जो है अमोनिया वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो 1 dm³ हाइड्रोजन का वो कितनी अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे 1 बनाना है तो 67.2 को आपको उधर ले जाके डिवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे 1 बना दिया, 1 dm³ ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस अमोनिया, दिस वन 44.8 डिवाइडेड बाई दिस वन 67.2। तो अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाएं तो आ जाएगा 2/3। ठीक है जी, 2/3 dm³ अमोनिया प्रोड्यूस करता है 1 dm³ ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर अपना सवाल देखें तो जो सवाल है उसके अंदर आपको 1 dm³ हाइड्रोजन के अगेंस्ट अमोनिया नहीं चाहिए, उसके अंदर आपको 100 dm³ हाइड्रोजन के अगेंस्ट अमोनिया चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको 100 dm³ के अगेंस्ट अमोनिया चाहिए तो 1 dm³ के अगेंस्ट आपको जो अमोनिया मिलता है वो आपको मिल चुका है। आप सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी, आप इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे कितने dm³ बन गए इसके 100 dm³ ऑफ H2 प्रोड्यूस अमोनिया, इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 100 dm³ जो है हाइड्रोजन के वो आपको इतनी अमोनिया देंगे। ठीक है, अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, 2/3 करेंगे उसको, फिर 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 66.7 dm³ आपको अमोनिया जो है वो मिल जाएगी। सो द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 dm³ ऑफ H2 विद एक्सेस नाइट्रोजन इज 66.7 dm³। तो 66.7 dm³ आपको यहाँ पे जो अमोनिया है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम कन्वर्जन की, एक चीज़ का आपको वॉल्यूम गिवन था हाइड्रोजन का, उसकी हेल्प से आपने जो है वो अमोनिया का जो वॉल्यूम है वो निकाल लिया, कितनी अमोनिया यहाँ पे बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्विक चेक 4.7। इसको भी इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होगा इस लेक्चर का एंड वाला, बल्कि जो पोर्शन होगा जहाँ पे हम क्विक चेक्स को इकट्ठा सॉल्व करेंगे वहाँ पे इसको हम देख लेंगे क्विक चेक को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा सैम्पल प्रॉब्लम 4.14, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी मोल मैस कैलकुलेशन। यहाँ पे हम एक चीज़ के मोल्स गिवन होंगे, फिर दूसरी चीज़ का हमसे यहाँ पे मैस पूछा जाएगा। सॉलिड लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH इज़ यूज्ड इन स्पेस व्हीकल्स, इसको हम स्पेस व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ एम्प्लॉयड टू रिमूव एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि जो सांस के जरिए बाहर निकाली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको निकालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ से निकालने के लिए, फ्रॉम दी लिविंग इन्वायरमेंट, लिविंग जो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे लोग रहते हैं उससे निकालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बाय फॉर्मिंग सॉलिड लिथियम कार्बोनेट एंड लिक्विड वाटर। अब ये कैसे बाहर निकलती है,
ये सॉलिड लिथियम कार्बोनेट बना देती है और यहाँ पे लिक्विड वाटर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है जी, LiOH की हेल्प से। अच्छा, उसके बाद आपने अब करना क्या है। अच्छा देखें, यहाँ पे ये तो थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन, यहाँ तक था सारा इंट्रोडक्शन। आपने जो काम करना है वो काम अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, कैलकुलेट से आगे आपका काम यहाँ से है, तो मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेट द मास ऑफ Li2CO3 दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 20 मोल ऑफ LiOH। ठीक है जी, आपको मोल्स गिवन है LiOH के, इसके आपने अब इसका जो मैस है Li2CO3 का वो आपने अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो हम कैलकुलेट करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। सोल्यूशन है जी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो आपके पास गिवन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, LiOH के कितने मोल आपको कितने मोल देते हैं Li2CO3 के, 2 मोल अगर आपके पास हो LiOH के तो आपको Li2CO3 का 1 मोल मिलता है। ठीक है जी, यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है। 2 मोल ऑफ LiOH प्रोड्यूसेस 1 मोल Li2CO3, यानी कि आपको लिथियम कार्बोनेट के जो है वो 1 मोल मिलता है। ठीक है जी, जब LiOH जो है लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसके जब 2 मोल आपस में मिलते हैं तो आपके पास मोल हैं कितने लिथियम हाइड्रोक्साइड के, 20 मोल हैं। ठीक है, अगर आपको 20 मोल के ऊपर चाहिए कि आपके पास जो लिथियम कार्बोनेट है वो कितना आपको मिलता है, तो उसके लिए आप ये करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 मोल ऑफ LiOH प्रोड्यूसेस 1/2 इंटू 20 या फिर 10 मोल Li2CO3। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो आपके पास LiOH है या फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड है, इसके जो मोल्स की तादाद है वो डबल होती है। ठीक है, डबल इसकी तादाद होती है मोल्स की। फिर जो आपको लिथियम कार्बोनेट मिलता है वो आधे मोल्स उसके आपको मिलते हैं। ठीक है जी, अगर यहाँ पे 2 मोल रिएक्ट हो रहे हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड के तो उसके बाद आपको जो रिजल्ट के तौर पे लिथियम कार्बोनेट मिलेगी वो 1 मोल मिलेगा। ठीक है, यानी कि आधे मिलेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने सवाल के अंदर हमें कितने मोल दिए हुए हैं, इसके जो रिएक्टेंट है इसके उन्होंने हमें दिए हुए हैं 20 मोल। तो इसके रिजल्ट में फिर जो लिथियम कार्बोनेट बनेगा उसके आधे मोल बनेंगे। ठीक है, 10 मोल उसके बनेंगे। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है कि आपके पास जो LiOH के 20 मोल हैं वो कितना बनाते हैं, 10 मोल बनाते हैं लिथियम कार्बोनेट का। मैस ऑफ लिथियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड, तो फिर इसका जो मैस है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है, हमने अब यहाँ पे मैस ही कैलकुलेट करना था। ठीक है जी, क्योंकि ये मोल मैस कैलकुलेशन है। अगर इसका हमने मैस कैलकुलेट करना है तो हम जानते हैं मैस हमने कैसे कैलकुलेट करना है। जो हमें इसके मोल पता चले हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और इसका जो मोलर मैस है वो हमने फिर यहाँ पे लिखना है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका जो मैस है वो आ जाएगा। ठीक है, ये पहले हम जानते हैं कैसे है। अच्छा देखिए, इसका फार्मूला जो है वो ये है, असल में जो आपके पास मोलर मैस है वो बराबर होता है, या फिर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बराबर होते हैं गिवन मैस M डिवाइडेड बाई मोलर मैस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसके मोल्स की तादाद भी पता चल गई, मोलर मैस आप खुद फाइंड कर लेंगे। तो जो इसका मैस है वो आप फाइंड करेंगे इस कैपिटल M को उधर मल्टीप्लाई करवा के N के साथ। यही काम उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ जो है वो मोलर मैस को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। मोल्स की तादाद 10 है वो लिख दी, और जो मोलर मैस इसका Li2CO3 का वो हमने यहाँ पे लिख दिया 73.9 ग्राम पर मोल। अच्छा देखें, ये आया कैसे, ये इस तरीके से आया है कि आपके पास यहाँ पे लिथियम के 2 एटम्स हैं, तो लिथियम का जो एटॉमिक मैस है उसको आपने 2 दफ़ा यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, कार्बन का 1 एटम है, इसका एटॉमिक मैस 1 दफ़ा ऐड करना है। ऑक्सीजन के 3 एटम है तो आपने इसका एटॉमिक मैस 3 दफ़ा ऐड करना है। तो आपके पास जो टोटल मैस है वो बन जाएगा 73.9 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मैस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो है वो ग्राम्स के अंदर इसका मैस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं थस 739 ग्राम लिथियम कार्बोनेट विल बी प्रोड्यूस्ड फ्राम 20 मोल ऑफ LiOH, यानी कि आपके पास जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है इसके अगर आपके पास 20 मोल हों तो आपके पास जो लिथियम कार्बोनेट है इसके 739 ग्राम जो है वो बनेंगे। उसके बाद ये हमारे पास हमारा क्विक चेक 4.8, इसको भी इंशाल्लाह हम एंड के ऊपर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा सैम्पल प्रॉब्लम 4.15, इसके अंदर हमारे पास जी मैस मोल कैलकुलेशन, इसको हम देखते हैं। ये भी काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा NaHCO3 एक्ट्स एज एन एंटासिड, ये एंटासिड के तौर पे काम करते हैं। क्या होते हैं, अभी आगे लिखा हुआ है इट कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इजाफी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसका असर ये ख़त्म कर सकते हैं, उसकी जो एसिडिटी है उसको वो ख़त्म कर सकते हैं। अब ये कैसे ख़त्म करेगा, साल्ट बनाएगा। ठीक है जी, साल्ट और पानी बनाएगा। सेक्रेटेड बाय द स्टोमक और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन है, यानी कि जो स्टोमक होता है उसके अंदर जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ हो जाता है उसको फिर न्यूट्रलाइज किया जाता है बेकिंग सोडा की हेल्प से। ठीक है जी, NaHCO3 की हेल्प से। अच्छा उसके बाद अच्छा देखें, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इसको जो बेकिंग सोडा है इसको फिर हमें खुद नहीं इस्तेमाल कर देना चाहिए। ये किताब के ऊपर लिखा हुआ आ भी गया है
कि एक्सेस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको ये न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। तो फिर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर हमें थोड़ा सा कोई मसला बने तो हम ये बेकिंग सोडा खुद ही लेना शुरू कर दें, ये नहीं करना होता। हो सकता है कि मेडिसन के अंदर ये बेकिंग सोडा शामिल किया हो और बड़ा ही कंट्रोल अमाउंट के अंदर जो मेडिसन है वो फिर दी जाती है, तो फिर ये बीमारी जो है ये या फिर जो कंडीशन होती है एसिडिटी की, ये फिर इससे जो है वो रिलीफ मिलता है। तो ख़ुद इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का फिर हमें ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाई 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा। अब यहाँ पे हमने ये देखना है, जो काम हमने अब करना है वो हमारा ये है। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है और जो काम हमने करना है वो यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर वो सारा कुछ उन्होंने बता दी। हमने सिर्फ इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है और इस लाइन को इस्तेमाल करना है, हमारा सारा काम हो जाएगा। हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाई 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा। यहाँ पे हमने ये देखना है कि कितने मोल्स जो हैं HCl के वो 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा जो है उसकी हेल्प से न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास मोलर मैस ऑफ NaHCO3। जो आपके पास NaHCO3 है इसका मोलर मैस कितने हम जानते हैं। मोलर मैस कैसे कैलकुलेट करना है, सोडियम का आप यहाँ पे एटॉमिक मैस लिखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन का लिखेंगे, उसके बाद कार्बन का लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन है इसकी क्योंकि 3 एटम है, एक का 16 होता है, 3 का आपके पास जो है जो भी आएगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 3 दफ़ा आपने इसका एटॉमिक मैस लिखना है। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 84 आएगा। ठीक है जी, तो मोलर मैस आ गया आपके पास NaHCO3 का। अब जो मोल्स हैं NaHCO3 के वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, मोल कैसे निकालेंगे, जो गिवन मैस है बेकिंग सोडा का वो और उसके बाद जो यहाँ पे मोलर मैस है वो, इन दोनों को आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास ये मोल्स आ जाएंगे NaHCO3 के। अगर आप यहाँ से रिलेशन देखें तो जितने आपके पास NaHCO3 के मोल्स हैं उतने ही आपके पास HCl के मोल्स हैं, यानी कि एक मोल जब आपके पास बेकिंग सोडा होगा तो वो एक मोल HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आपके पास इतने मोल्स हैं बेकिंग सोडा के तो वो HCl के भी इतने ही मोल्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि दोनों का यहाँ पे जो रिलेशन है उससे ये जाहिर हो रहा है कि जितने मोल्स होते हैं बेकिंग सोडा के उतने ही मोल्स होते हैं HCl के। आगे अब यही चीज़ लिखी हुई है स्टाइक्योमेट्रिकली द मोल रेशो ऑफ HCl एंड NaHCO3 इज़ 1:1 का मतलब ये है कि आपके पास जो HCl है उसका भी एक मोल है और जो NaHCO3 है उसका भी एक ही मोल है इस कैलकुलेशन के अंदर। हैंस मोल्स ऑफ HCl यूज्ड इज़ इक्वल टू 0.025 मोल। तो यहाँ पे जो मोल आपके पास NaHCO3 के थे सेम उतने ही मोल आपके पास HCl के आ जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि इन दोनों की जो मोल रेशो है या फिर इनकी जो मोल रेशो है दोनों की वो 1:1 है। अच्छा, ये आपके पास इसके मोल्स आ गए। अब करना आपने क्या है देखें, स्टार्ट में देखें हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा। HCl के कितने जो मोल्स हैं वो न्यूट्रलाइज होंगे। तो हमने वही काम कर दिया, हमने इसके जो मोल्स हैं HCl के वो बता दिए। ठीक है, तो हमारा काम खत्म हो गया। हैंस मोल्स ऑफ HCl यूज्ड इज इक्वल टू 0.025 मोल। तो जो 0.025 मोल हैं वो यहाँ पे न्यूट्रलाइज होंगे। थस 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा विल न्यूट्रलाइज 0.025 मोल्स ऑफ HCl। तो इसीलिए जो 2.1 ग्राम है बेकिंग सोडा का वो HCl के 0.025 जो मोल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करेगा। तो यही काम हमने करना था। यहाँ पे हमें मैस गिवन था, हमने मोल्स निकालने थे, तो इसीलिए इसको हमने क्या दिया था, मैस मोल कन्वर्जन। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देखें तो ये मैस मोल कन्वर्जन या फिर मैस मोल कैलकुलेशन थी। उसके बाद ये हमारे पास हमारा सैम्पल प्रॉब्लम 4.14 मैस वॉल्यूम कन्वर्जन हमने अब ये देखनी है। What volume of hydrogen at STP will be produced when 7 gram of iron are reacted with an excess of sulfuric acid। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो यहाँ पे एक्सेस है। ठीक है, वो ज़्यादा मकदार में यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ रिएक्ट क्या हो रहा है, उसके साथ आयरन रिएक्ट कर रही है और उसके बाद जो 7 ग्राम है आयरन के वो यहाँ पे आप इस्तेमाल करें। ठीक है, आयरन के आप 7 ग्राम इस्तेमाल करें, यानी कि आपको मैस गिवन है। उसके बाद आपने करना कि आपने जो हाइड्रोजन है उसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है आपने अब इसका वॉल्यूम बताना है। ठीक है जी, तो ये भी बड़ा सिंपल है बताना। यहाँ पे देखिए हमें जो आयरन है उसका मैस गिवन है और हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमने फिर मैस वॉल्यूम जो कन्वर्जन है वो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने सोल्यूशन को। ये भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पे मोलर मैस जो है Fe का आयरन का हम जानते हैं वो होता है जी, ये जो कैपिटल M है ये असल में यहाँ पे होना चाहिए
कैपिटल M जो है इसका वो है 55.8, ये इसका मोलर मैस यानी कि इसका एटॉमिक मैस है, इसको हमने ग्राम में ज़ाहिर कर दिया तो ये मोलर मैस बन गया ग्राम पर मोल के अंदर। नंबर ऑफ मोल्स जो आयरन के वो भी अब हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो गिवन मैस है वो आपने लिखना होता है और जो मोलर मैस है आपने वो लिखना होता है। गिवन मैस हमारे पास मौजूद है, जो उन्होंने हमें मैस दिया है वो 7 ग्राम है, तो हमने यहाँ पे ऊपर 7 लिख दिया, और जो इसका मोलर मैस है हमारे पास वो 55.8 आया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। डिवाइड करवाए तो हमारे पास इतने मोल्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास मोल्स आ गए आयरन के, कि आयरन के यहाँ पे मोल्स कितने यहाँ पे रिएक्ट होंगे, वो ये मोल्स हैं 0.125 मोल्स। अब देखें यहाँ पे अगर आप इन दोनों की रेशो देखें आयरन और हाइड्रोजन की, तो जितने यहाँ पे मोल्स आयरन के हैं उतने ही यहाँ पे मोल्स हाइड्रोजन के बन रहे हैं। ठीक है जी, एक मोल अगर आयरन का हो तो एक ही मोल यहाँ पे हाइड्रोजन का बनता है, 2 मोल आयरन के होंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन के बनेंगे। ठीक है, ये इनके दरमियान रिलेशन है। तो जितने यानी कि आयरन के मोल्स हैं उतने हाइड्रोजन के मोल्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आयरन के कितने आयरन के मोल्स निकले हैं, ये हमारे पास आयरन के मोल्स निकले हैं, तो इतने ही मोल्स होंगे हाइड्रोजन के। फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन 1 मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो एक मोल जो आयरन का वो हाइड्रोजन का 1 मोल प्रोड्यूस करता है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 0.125 मोल, तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हाइड्रोजन के वो यही हैं जो आयरन के हैं। वॉल्यूम ऑफ H2 इन डी एम क्यूब, अब डी एम क्यूब के अंदर आपके पास जो वॉल्यूम है H2 का वो आप बता सकते हैं। अब देखें मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि अगर आपको मोल्स की तादाद पता चल जाए तो उसकी हेल्प से आप बाकी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोल्स की तादाद हमें पता चली H2 की, इसकी हेल्प से ही हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है, वॉल्यूम ऑफ H2 इन डी एम क्यूब फार्मूला होता है हमारे पास मोलर वॉल्यूम इनटू मोल्स ऑफ H2। जो मोलर वॉल्यूम है ये हम पहले भी देख चुके हैं, पिछले एक लेक्चर के अंदर मैं आपको बड़ा डिटेल में समझा चुका हूँ कि हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है तमाम आइडियल गैसेस के लिए वो फिक्स है STP के ऊपर। अब जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम है उसकी वैल्यू हम जानते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास है जी 22.4 dm³। अब देखें यहाँ पे उन्होंने STP लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसीलिए यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम है इसको मैंने 22.4 dm³ ले लिया क्योंकि ऊपर हमारे पास STP लिखा हुआ था। मोलर वॉल्यूम हमारे पास आ गया। जो मोल्स हैं H2 के वो ये हैं 0.125 मोल, ये हमने यहाँ पे लिख दिए, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया तो जवाब के अंदर मुझे मिल गया 2.8 dm³। तो यहाँ पे मुझे जवाब मिल गया कि जो आपके पास आयरन है उसके अगर 7 ग्राम यहाँ पे रिएक्ट हों तो उसके रिज़ल्ट में मुझे जो हाइड्रोजन मिलती है वो कितनी मिलती है, वो मिलती है 2.8 dm³। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो सैम्पल प्रॉब्लम 4.16 है ये भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास हमारे क्विक चेक्स, इनको हमने देखना है। हमने स्टार्ट करना है क्विक चेक 4.5 से और हमने यहाँ पे इनको सॉल्व करना है क्विक चेक 4.8 तक, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर यही क्विक चेक्स हैं, क्विक चेक 4.5 से 4.8 तक। तो स्टार्ट करते हैं इनको हम। पहला हमारे पास क्विक चेक है 4.5। हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 2.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर यूज्ड O2 इन एक्सेस। यहाँ पे जो O2 है ये इजाफी मिकदार में मौजूद है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर 2.25 मोल्स हों ग्लूकोज के तो उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे क्विक चेक्स की, हो सकता है आपकी किताब से जो ये वाले स्टेटमेंट्स हैं ये 1-2 वर्ड के हिसाब से डिफरेंट हो, 1-2 वर्ड का ही या फिर थोड़ी सी वर्डिंग का फ़र्क हो, तो आपने इसको देख के परेशान नहीं होना, मतलब सेम है और हमारा सोल्यूशन जो है वो भी ठीक होगा। अब जो मोल रेशो है ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड की वो है 1:6, यानी कि जो ग्लूकोज है उसका जब 1 मोल होता है तो उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसके 6 मोल्स बनते हैं। ठीक है जी, तो अगर 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो जो 2.25 मोल होंगे ग्लूकोज के वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, आप उसको सिंपली 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो मोल्स हैं ग्लूकोज के उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जो जवाब है यही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हैं। ठीक है जी, तो जो 2.25 मोल्स हैं ग्लूकोज के वो कार्बन डाइऑक्साइड के 13.5 मोल्स बनाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्विक चेक 4.6। फ्राम 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 हाउ मच Fe कैन बी प्रोड्यूस्ड। जो आपके पास Fe है जो आयरन है ये कितनी आयरन आप ग्राम्स के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं 160 ग्राम Fe2O3 से। ठीक है, तो आपके पास जो केमिकल इक्वेशन है वो ये लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखें जी, आपके पास सबसे पहले जो मोलर मैस है Fe2O3 का वो ये है। ठीक है जी, अब ये मोलर मैस आया किस तरह से, इस तरह से आया कि आपने Fe का जो मोलर इसका जो आप जो एटॉमिक मैस है वो आपने 2 दफ़ा लिखा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस आपने 3 दफ़ा ऐड किया है, तो इस तरह से आपके पास ये टोटल इसका मोलर मैस आ गया। आपके पास इसका जो गिवन मैस है वो मौजूद है, मोलर मैस आपने फाइंड कर लिया। गिवन मैस और मोलर मैस को आप जब डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो Fe2O3 के मोल्स हैं यहाँ पे वो आ जाएंगे 1 मोल। ठीक है जी, उसके बाद आप ये देखें
कि आपके पास जो Fe2 है, Fe2O3 और जो Fe है, इनके दरमियान जो मोल रेशो है वो क्या है, वो 1:2 है। यानी कि अगर 1 मोल हो Fe2 का, Fe2O3 का, तो 2 मोल बनते हैं Fe के। यानी कि जितने मोल आपके पास होते हैं इसके, उससे डबल मोल होते हैं Fe के। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं मोल रेशो Fe2O3 और Fe की जो मोल रेशो है वो 1:2 है। यानी कि आपके पास जो Fe के अब मोल्स हैं NFe, यानी कि Fe आयरन के जो मोल्स हैं वो कितने हैं, 2 मोल हैं। क्योंकि आपके पास जो Fe2O3 है इसका यहाँ पे सिर्फ 1 मोल है, और जो आयरन है हमने ऊपर देख लिया कि उसके मोल्स डबल हैं, तो इसलिए Fe के जो मोल्स हैं वो 1 की निस्बत डबल होंगे, 2 मोल। तो यहाँ पे जो मैस है Fe का वो आप यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैस कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपली जो मोलर मैस है Fe का वो यहाँ पे लिखना है। मोलर मैस यानी कि इसका जो एटॉमिक मैस है वो आपने यहाँ पे ग्राम्स में लिख दिया, मोलर मैस आपने लिख दिया यानी कि ग्राम पर मोल, और उसके बाद जो इसके मोल्स हैं वो आपने यहाँ पे लिख दिए। 1 मोल का मैस ये है आयरन का, और 2 जो मोल्स हैं आयरन के उनका जो मैस है वो ये है 111.7 ग्राम। ठीक है जी। तो ये आपके पास आपका जवाब आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्विक चेक 4.7, इसको हम देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 produced at STP when 4.5 dm cube of CH4 is burnt, O2 in excess। यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस में है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में है। तो यहाँ पे जो मीथेन है वो कितनी यहाँ पे जली है, वो 4.5 dm क्यूब जली है। तो आपने यहाँ पे CO2 जो है उसका वॉल्यूम बताना है dm क्यूब के अंदर। आप यहाँ पे केमिकल इक्वेशन देखें, तो केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि 1 मोल मीथेन आपको 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड देती है। ठीक है जी। तो हम ये भी जानते हैं कि जो मोलर वॉल्यूम है मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि यहाँ पे STP की बात हो रही है, तो STP के ऊपर जो मोलर वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का और मीथेन का वो बराबर होगा। ठीक है। जो 1 मोल है यहाँ पे मीथेन का, उसका वॉल्यूम और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपस में है बराबर। तो इसीलिए जो आपके पास मीथेन है 4.5 dm क्यूब, ये जब यहाँ पे बर्नट होगी तो उतनी ही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि जितने मोल्स यहाँ पे मीथेन के जलते हैं उतने ही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जितना वॉल्यूम मीथेन का जलेगा उतना ही वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा। ठीक है जी। तो वॉल्यूम कितना है मीथेन का, 4.5 है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी 4.5 dm क्यूब ही यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिलेगा। तो 4.5 dm क्यूब जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी हमारा क्विक चेक 4.8, ये हमारा लास्ट क्विक चेक इस सेक्शन का, इसको हम देखते हैं। मैस ऑफ NaOCl प्रोड्यूस्ड व्हेन 2.25 मोल क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सेस NaOH। अब जो NaOH है ये ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, इसके साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करती है 2.25 मोल क्लोरीन का रिएक्ट करते हैं, तो आपने अब ये बताना है कि जो मैस है NaOCl का जो कि प्रोड्यूस होता है उसका मैस कितना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मोल जब क्लोरीन का रिएक्ट करता है तो आगे NaOCl का 1 मोल ही बनता है। ठीक है जी। यानी कि इनके जो मोल्स हैं वो बराबर हैं। मोल रेशो क्लोरीन और NaOCl की क्या है, मोल रेशो 1:1 है। ठीक है जी। यानी कि जितने मोल क्लोरीन के हैं उतने ही मोल यहाँ पे NaOCl के होंगे। यहाँ पे NaOCl के कितने मोल होंगे, 2.25 मोल होंगे। ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन के मोल हमें उन्होंने बता दिए हैं 2.25 मोल। हमने इक्वेशन से देखा कि क्लोरीन और NaOCl के मोल आपस में बराबर हैं। तो अगर उन्होंने हमें कहा है कि 2.25 मोल क्लोरीन के रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसके जवाब में फिर हमें खुद ही पता चल गया, क्योंकि दोनों के मोल्स आपस में बराबर हैं, मोल रेशो बराबर है। तो इसीलिए अगर क्लोरीन के इतने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इतने ही मोल्स बनेंगे NaOCl के। तो हमें इसके जो मोल्स हैं वो यहाँ पे पता चल गए। ठीक है जी। उसके बाद हमने करना कि हमने NaOCl जो है इसका मैस बताना है। ठीक है। तो NaOCl का जो मैस है वो बताने के लिए आपको इसका मोलर मैस चाहिए। आपने यहाँ पे मोलर मैस लिख दिया, सोडियम का मोलर मैस आपने इसका सोडियम का एटॉमिक मैस लिख दिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस लिख दिया, क्लोरीन का एटॉमिक मैस लिख दिया। सबको ऐड करके जब आपने ग्राम पर मोल के अंदर जाहिर किया तो ये इसका मोलर मैस बन गया NaOCl का। ठीक है जी। M, कैपिटल M। आपको अब अगर इसका मैस चाहिए NaOCl का कि जो इतने मोल्स हैं इसके, इनका मैस कितना बनता है, तो उसका फार्मूला हम जानते हैं। मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस। ठीक है। जो मोलर मैस है ये 1 मोल का मैस है। NaOCl का जो 1 मोल है उसका मैस ये है। आपको इतने मोल्स का मैस चाहिए NaOCl का, तो इतने मोल्स का अगर आपको मैस चाहिए तो 1 मोल का जो मैस है उसके साथ आप मोल्स की तादाद को मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास जो मैस है NaOCl का वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपके पास आपका जो क्विक चेक 4.8 है ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे जो सारे क्विक चेक्स हैं इस सेक्शन के ये कंप्लीट हो गए। इनको हमने यहाँ पे सॉल्व करके देख लिया। हमने देख लिया कि हमने किस तरह से इन क्विक चेक्स को अपने पिछले जो कंसेप्ट्स हमने यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर क्लियर किए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इनको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो इन क्विक चेक्स के साथ साथ हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जो हमने यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर कवर किया इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप की जो कन्वर्जन हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो यहाँ पे हमने कवर की हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे।